भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 119 एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है जो गैरकानूनी सभा अनलॉफुल असेंबली से संबंधित है। यह धारा भारतीय दंड संहिता आईपीसी की पुरानी धारा 141 का स्थान लेती है। इसे सरल हिंदी में समझते हैं। धारा 199 गैरकानूनी सभा अनलॉफुल असेंबली। यह धारा बताती है कि कब 5 या उससे ज्यादा लोगों का जमावड़ा गैरकानूनी सभा माना जाएगा। इसके लिए कुछ खास मकसद उद्देश्य होने चाहिए। मुख्य बातें: एक, गैरकानूनी सभा क्या है? 5 या उससे ज्यादा लोगों का कोई भी जमावड़ा सभा गैरकानूनी सभा कहलाता है अगर उनका आम मकसद कॉमन ऑब्जेक्ट नीचे दिए गए उद्देश्यों में से कोई एक हो। ओ के सरकार या सरकारी अधिकारी को डराना, रोकना, आपराधिक बल क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करके या उसका डर दिखाकर केंद्र सरकार, किसी राज्य सरकार, संसद, किसी राज्य की विधानसभा या किसी भी लोक सेवक, सरकारी अधिकारी को उनके कानूनी काम करने से रोकना। उदाहरण: अगर कोई 10 लोगों का समूह किसी सरकारी दफ्तर के बाहर इकट्ठा होकर सरकारी अधिकारियों को धमकाता है ताकि वे कोई खास कानून लागू न करें। ओखा किसी कानून या कानूनी प्रक्रिया का विरोध करना, किसी भी कानून या कानूनी प्रक्रिया जैसे अदालत का आदेश को लागू होने से रोकना। उदाहरण: अगर 5 लोग इकट्ठा होकर पुलिस को किसी अपराधी को गिरफ्तार करने से रोकते हैं। ओगे कोई अपराध करना, कोई शरारत, मिस्चिफ, आपराधिक अतिक्रमण क्रिमिनल ट्रेसपास या कोई और अपराध करना। उदाहरण: 7 लोग मिलकर किसी की दुकान में जबरदस्ती घुसकर तोड़फोड़ करते हैं। ओ घ संपत्ति पर कब्जा करना या अधिकार छीनना। आपराधिक बल का इस्तेमाल करके या उसका डर दिखाकर किसी व्यक्ति से उसकी संपत्ति लेना या उस पर कब्जा करना या किसी व्यक्ति को उसके किसी अधिकार जैसे रास्ते का अधिकार, पानी के इस्तेमाल का अधिकार से वंचित करना या अपने किसी कथित अधिकार को लागू करना। उदाहरण: 6 लोग मिलकर जबरदस्ती किसी खेत पर कब्जा कर लेते हैं या किसी को सार्वजनिक रास्ते का इस्तेमाल करने से रोकते हैं। ओ अन किसी व्यक्ति को मजबूर करना, आपराधिक बल का इस्तेमाल करके या उसका डर दिखाकर किसी व्यक्ति को ऐसा काम करने के लिए मजबूर करना जो वह कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य नहीं है या उसे ऐसा काम करने से रोकना जो वह कानूनी रूप से करने का हकदार है। उदाहरण: 8 लोग मिलकर किसी व्यक्ति को धमकी देते हैं कि वह अपनी जमीन न बेचे, जबकि वह ऐसा करने का कानूनी हकदार है। 2. सभा बाद में गैर कानूनी हो सकती है। एक सभा जो जब इकट्ठा हुई थी तब गैरकानूनी नहीं थी, वह बाद में भी गैरकानूनी सभा बन सकती है अगर उसका मकसद ऊपर बताए गए उद्देश्यों में से कोई एक बन जाए। उदाहरण: एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन बाद में हिंसात्मक हो जाए और उनका मकसद सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना बन जाए। इस धारा से जुड़े अन्य प्रावधान, जैसा कि अक्सर बीएनएस की धारा 129 के उपखंडों में होता है। गैरकानूनी सभा का सदस्य होना: यदि कोई व्यक्ति ऐसी गैरकानूनी सभा का सदस्य होता है तो उसे सजा हो सकती है। गैरकानूनी सभा में शामिल होने के लिए उकसाना भर्ती करना: यदि कोई व्यक्ति दूसरों को ऐसी गैरकानूनी सभा में शामिल होने के लिए पैसे देता है या उकसाता है तो उसे भी सजा मिलेगी। शस्त्रों के साथ गैरकानूनी सभा में शामिल होना: यदि कोई व्यक्ति किसी गैरकानूनी सभा में हथियार जैसे चाकू, बंदूक लेकर शामिल होता है तो उसे ज्यादा कड़ी सजा मिल सकती है। जानबूझकर गैरकानूनी सभा को आश्रय देना: यदि कोई व्यक्ति जानता है कि उसके घर या जगह पर गैरकानूनी सभा के सदस्य इकट्ठा हो रहे हैं और उन्हें आश्रय देता है तो उसे भी सजा मिलेगी। संक्षेप में, धारा 129 का मुख्य उद्देश्य यह है कि 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर अगर किसी आपराधिक मकसद से इकट्ठा होते हैं या किसी वैध काम को रोकने के लिए बल का प्रयोग करते हैं तो ऐसे जमावड़े को नियंत्रित और दंडित किया जा सके। यह सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। धारा 190 गैर कानूनी जमावड़े का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य के लिए किए गए अपराध का दोषी होगा। यह धारा बताती है कि जब 5 या उससे अधिक लोग मिलकर कोई गैर कानूनी काम करने के उद्देश्य से एक साथ इकट्ठा होते हैं, जिसे गैर कानूनी जमावड़ा कहते हैं, और उनमें से कोई एक सदस्य भी उस जमावड़े के सामान्य उद्देश्य कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए कोई अपराध करता है,
तो उस जमावड़े में शामिल हर व्यक्ति उस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। इसे और सरल भाषा में समझे। कल्पना कीजिए कि 5 या उससे ज्यादा लोगों का एक समूह किसी खास गैरकानूनी काम को करने के लिए इकट्ठा हुआ है। इस काम को करने का उनका एक साझा मकसद, सामान्य उद्देश्य है। परिदृश्य एक, अगर उस समूह का कोई भी सदस्य उस साझा मकसद को पूरा करने के लिए कोई अपराध करता है, जैसे मारपीट, तोड़फोड़, चोरी आदि, तो भले ही हर व्यक्ति ने खुद वह अपराध न किया हो, लेकिन उस समूह का हर सदस्य उस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। परिदृश्य दो, या अगर समूह के सदस्य यह जानते थे कि उनके साझा मकसद को पूरा करते समय ऐसा कोई अपराध होने की संभावना है और फिर भी वह अपराध हो जाता है, तो भी उस समूह का हर सदस्य उस अपराध के लिए दोषी होगा। उदाहरण, मान लीजिए 10 लोग मिलकर किसी विरोध प्रदर्शन के दौरान एक दुकान में तोड़फोड़ करने का इरादा रखते हैं। यह एक गैर कानूनी जमावड़ा है जिसका सामान्य उद्देश्य तोड़फोड़ है। अगर उन 10 में से सिर्फ 2 लोग ही दुकान के शीशे तोड़ते हैं और सामान लूटते हैं, तो भी उस गैर कानूनी जमावड़े में मौजूद बाकी के 8 लोग भी तोड़फोड़ और लूट के अपराध के लिए दोषी माने जाएंगे, क्योंकि यह उनके समूह के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया था। अगर वे जानते थे कि विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क सकती है और तोड़फोड़ हो सकती है, और ऐसा हो जाता है, तो भी सभी सदस्य दोषी माने जाएंगे। संक्षेप में, धारा 190 का मतलब है कि अगर आप किसी ऐसे समूह का हिस्सा हैं जो गैरकानूनी काम करने के लिए इकट्ठा हुआ है और उस समूह का कोई भी सदस्य उनके साझा मकसद को पूरा करते हुए कोई अपराध करता है, तो आपको भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा। यह धारा सामूहिक जिम्मेदारी को स्थापित करती है ताकि गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल लोग आसानी से बच न सकें। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 121 दंगा, रायटिंग के अपराध से संबंधित है। इसे सरल हिंदी में ऐसे समझें। धारा 121 दंगा, रायोटिंग। यह धारा बताती है कि दंगा क्या होता है और इसके लिए क्या सजा है। मुख्य बातें: एक, दंगा कब होता है? वो जब कोई गैर कानूनी जमाव, अनलॉफुल असेंबली, यानी 5 या उससे ज्यादा लोगों का ऐसा समूह जिसका इरादा कोई गैर कानूनी काम करना हो, जैसा कि बीएनएस की धारा 190 में बताया गया है, ओ या उस गैर कानूनी जमाव का कोई सदस्य ओ उस जमाव के सामान्य उद्देश्य, कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए बल, फोर्स या हिंसा, वायलेंस का इस्तेमाल करता है, ओ तो ऐसे जमाव का हर सदस्य दंगा करने के अपराध का दोषी माना जाएगा। ओ आसान भाषा में, अगर 5 या उससे ज्यादा लोग किसी गलत इरादे से इकट्ठा होते हैं और उनमें से कोई एक भी उस गलत इरादे को पूरा करने के लिए जोर जबरदस्ती या हिंसा करता है, तो उस पूरे समूह के हर सदस्य पर दंगा करने का आरोप लगेगा। दो, दंगे की सामान्य सजा। वो जो कोई दंगा करने का दोषी होगा उसे 2 साल तक की कैद, साधारण या कठोर कोई भी हो सकती है, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 3, घातक हथियार के साथ दंगा करने पर सजा, अधिक गंभीर अपराध। ओ अगर कोई व्यक्ति घातक हथियार, डेडली वेपन से लैस होकर, जैसे चाकू, बंदूक, लाठी जो जान ले सकती है, या किसी ऐसी चीज से लैस होकर जो हथियार के तौर पर इस्तेमाल होने पर मौत का कारण बन सकती है, दंगा करने का दोषी होता है, वो तो उसे 5 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। संक्षेप में, धारा 121 दंगे को परिभाषित करती है और इसके लिए सजा का प्रावधान करती है। ये बताती है कि यदि कोई गैर कानूनी समूह, 5 या अधिक लोग अपने गलत इरादों को पूरा करने के लिए बल या हिंसा का उपयोग करता है, तो उस समूह का प्रत्येक सदस्य दंगे का दोषी होगा। यदि दंगे में घातक हथियारों का उपयोग किया जाता है, तो सजा अधिक कठोर होती है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक शांति बनाए रखना और भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा को रोकना है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 122 एक ऐसे अपराध से संबंधित है जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण तरीके से ऐसा काम करता है जिससे दंगा, रायट होने की संभावना हो। इसे सरल हिंदी में समझते हैं। धारा 122 दंगा कराने के आशय से स्वेच्छा से उकसावा देना, यदि दंगा हो जाए, यदि न हो तो wantonly giving provocation with intent to cause riot, if rioting be committed, if not committed,
यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो जानबूझकर दूसरों को इस तरह से उकसाते हैं कि उनके उकसाने के कारण दंगा भड़क जाए। इसे आसान भाषा में ऐसे समझें, कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर मलिग्नेंटली या स्वेच्छा से वॉन्टनली कोई ऐसा काम करता है जो गैर कानूनी इलीगल है और उस गैर कानूनी काम से किसी व्यक्ति को उकसावा प्रोवोकेशन देता है, इस इरादे से या यह जानते हुए कि उसके इस उकसावे के कारण दंगा होने की संभावना है, अब सजा दो परिस्थितियों में दी जाएगी। 8 यदि दंगा हो जाए। ओ अगर उस व्यक्ति के उकसावे के कारण वास्तव में दंगा हो जाता है तो उसे किसी भी तरह के कारावास जेल से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 1 साल तक हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों से। ओ उदाहरण, रवि जानबूझकर एक धार्मिक स्थल पर आपत्तिजनक नारे लगाता है जो गैर कानूनी काम है, ये जानते हुए कि इससे लोगों की भावनाएं भड़केंगी और दंगा हो सकता है। अगर उसके ऐसा करने से सच में दंगा भड़क जाता है तो उसे 1 साल तक की जेल या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। 2 यदि दंगा न हो। ओ अगर उस व्यक्ति के उकसावे के बावजूद दंगा नहीं होता है तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 6 महीने तक हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों से। ओ उदाहरण, रवि वही आपत्तिजनक नारे लगाता है लेकिन किसी कारणवश लोग भड़कते नहीं हैं और दंगा नहीं होता। फिर भी उसने उकसाने का अपराध किया है, इसलिए उसे 6 महीने तक की जेल या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। संक्षेप में, धारा 192 उन लोगों पर लागू होती है जो जानबूझकर या दुर्भावना से ऐसे काम करते हैं जो गैर कानूनी हैं और जिनसे दंगा भड़कने की संभावना होती है। चाहे दंगा भड़के या न भड़के, उकसाने वाले को दंडित किया जाएगा। बस सजा की मात्रा इस बात पर निर्भर करेगी कि दंगा हुआ या नहीं। यह धारा सार्वजनिक शांति भंग करने के इरादे से किए गए उकसावे को रोकने के लिए बनाई गई है। बीएनएस 2023 की धारा 103 उस भूमि के मालिक, अधिभोगी आदि के दायित्व से संबंधित है जिस पर कोई गैरकानूनी सभा, अनलॉफुल असेंबली या दंगा, रायट होता है। तो आइए बीएनएस 2023 की धारा 133 को सरल हिंदी में समझते हैं। धारा 133 उस भूमि के स्वामी, अधिभोगी आदि का दायित्व जिस पर कोई गैरकानूनी सभा या दंगा होता है। यह धारा उन लोगों की जिम्मेदारी तय करती है जिनके पास कोई ज़मीन या संपत्ति है और उस ज़मीन या संपत्ति पर कोई दंगा या गैर कानूनी सभा, जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर हंगामा कर रहे हों, होती है। मुख्य बातें: 1. जानकारी देने का दायित्व, धारा 123 से 1। ओ अगर किसी व्यक्ति की ज़मीन पर या जिस ज़मीन पर उसका कब्जा है या उसमें उसका कोई हित है, कोई गैर कानूनी सभा या दंगा होता है तो उस व्यक्ति, स्वामी, अधिभोगी या हित रखने वाला की यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वह तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को इसकी सूचना दे। ओ आसान भाषा में, अगर आपकी ज़मीन पर भीड़ इकट्ठा होकर दंगा कर रही है तो आपकी ड्यूटी है कि तुरंत पुलिस को बताएं। 2. दंगा रोकने में विफलता या जानकारी न देना, धारा 123 की सज़ा। ओ यदि वह व्यक्ति यह जानता है कि ऐसी गैर कानूनी सभा या दंगा होने वाला है और उसे रोकने के लिए अपनी शक्ति में सभी कानूनी तरीके इस्तेमाल नहीं करता, ओ या यदि ऐसा दंगा हो जाता है और उसे रोकने या तितर बितर करने के लिए अपनी शक्ति में सभी कानूनी तरीके इस्तेमाल नहीं करता, ओ या यदि उसे यह जानकारी है कि ऐसा दंगा होने वाला है या हो गया है और वह जानबूझकर इसकी सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन के अधिकारी को नहीं देता, हो तो उसे जुर्माना लगाया जा सकता है जो 1 लाख रुपए तक हो सकता है। वो आसान भाषा में, अगर आपको पता है कि आपकी ज़मीन पर दंगा होने वाला है और आप उसे रोकने के लिए कुछ नहीं करते या दंगा होने पर उसे रोकते नहीं या पुलिस को बताते नहीं, तो आप पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। 3. दंगा किसी व्यक्ति के लाभ के लिए होने पर दायित्व, धारा 113 ओ यदि कोई दंगा किसी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए या उसकी तरफ से होता है जो उस जमीन का मालिक या कब्जाधारी है जिस जमीन पर दंगा हुआ, या उस जमीन में कोई हित रखता है, या किसी ऐसे विवाद का विषय है जिसके कारण दंगा हुआ या जिसने दंगे से कोई फायदा उठाया या स्वीकार किया, वो तो ऐसे मालिक, कब्जाधारी या हित रखने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वो आसान भाषा में,
अगर दंगा आपकी जमीन पर आपके फायदे के लिए हुआ है, भले ही आपने सीधे तौर पर दंगा न किया हो, लेकिन उससे आपको फायदा मिला, तो भी आप पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। 4. एजेंट या प्रबंधक का दायित्व। धारा 133 3। वो यदि मालिक, अधिभोगी या हित रखने वाला कोई व्यक्ति ऊपर बताए गए अनुपस्थित है या उसके पास जिम्मेदारी संभालने के लिए कोई एजेंट या प्रबंधक है और वह एजेंट या प्रबंधक दंगे से संबंधित काम करता है, जैसे कि दंगा रोकने में विफल रहता है या सूचना नहीं देता या दंगे से लाभ उठाता है, वो तो उस एजेंट या प्रबंधक को भी उसी तरह से दंडित किया जाएगा जैसे कि वह मालिक या अधिभोगी होता। ओ आसान भाषा में, अगर मालिक खुद मौजूद नहीं है और उसका कोई मैनेजर या एजेंट है, तो मैनेजर एजेंट की भी वही जिम्मेदारी होगी और गलती करने पर उसे भी वही सजा मिलेगी। संक्षेप में, भारतीय न्याय संहिता की धारा 133 ये सुनिश्चित करती है कि जिस व्यक्ति की संपत्ति पर कोई गैर कानूनी गतिविधि जैसे दंगा या गैर कानूनी सभा होती है, उसकी भी एक जिम्मेदारी है। उसे ऐसे अपराधों को रोकने या उनकी सूचना देने के लिए कदम उठाने होंगे, वरना उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यह धारा जमीन मालिकों और कब्जाधारियों को अपनी संपत्ति पर होने वाली ऐसी गतिविधियों के प्रति जवाबदेह बनाती है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 146 एक बहुत ही सीधी और स्पष्ट धारा है जो दंगा या लड़ाई अफरे से संबंधित है। इसे आसान हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं। धारा 154 दंगा अफरे, ये धारा बताती है कि कब किसी लड़ाई को दंगा माना जाएगा और उसकी क्या सजा होगी। धारा 154 1 दंगा क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर जैसे सड़क, बाजार, पार्क, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि लड़ाई करते हैं और इससे सार्वजनिक शांति भंग होती है, यानी आम लोगों को परेशानी होती है, डर लगता है या माहौल खराब होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने दंगा किया है। आसान भाषा में, अगर दो या उससे ज्यादा लोग किसी ऐसी जगह पर झगड़ा या मारपीट करते हैं जहां आम लोग भी मौजूद होते हैं और उनकी लड़ाई से वहां का शांतिपूर्ण माहौल बिगड़ जाता है, तो उसे दंगा माना जाएगा। धारा 144 2 दंगे की सजा। जो कोई भी दंगा करता है, उसे 1 महीने तक की साधारण कैद, जेल या 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। उदाहरण, सोचिए, एक भीड़भाड़ वाले बाजार में रवि और सुरेश के बीच किसी बात पर बहस हो जाती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि वे एक दूसरे पर हाथ उठा देते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं। उनकी लड़ाई देखकर बाजार में अफरा तफरी मच जाती है, लोग डर जाते हैं और दुकानें बंद होने लगती हैं। इस स्थिति में रवि और सुरेश ने धारा 114 के तहत दंगा किया है। मुख्य बिंदु, कम से कम दो लोग। दंगा करने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का शामिल होना जरूरी है। सार्वजनिक स्थान, लड़ाई किसी सार्वजनिक जगह पर होनी चाहिए। निजी जगह पर हुई लड़ाई इस धारा के तहत दंगा नहीं मानी जाती, जब तक कि उसका असर सार्वजनिक रूप से न पड़े। मारपीट या शारीरिक संघर्ष, सिर्फ मौखिक बहस काफी नहीं है, इसमें शारीरिक लड़ाई या मारपीट शामिल होनी चाहिए। सार्वजनिक शांति भंग, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस लड़ाई से आम जनता की शांति भंग होनी चाहिए, यानी लोगों में डर या अशांति पैदा होनी चाहिए। यह धारा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर शांति भंग न करें। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 150 एक ऐसे अपराध से संबंधित है जहां कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट को उसके कर्तव्य का पालन करने से रोकता है या उस पर हमला करता है, खासकर जब वह सार्वजनिक शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा हो। इसे सरल हिंदी में समझते हैं। धारा 150 दंगे आदि को दबाने वाले लोक सेवक पर हमला करना या उसे बाधित करना। यह धारा दो हिस्सों में बटी है। 1. धारा 150 अट्टक्याक, लोक सेवक पर हमला, बाधा या आपराधिक बल का प्रयोग। क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक जैसे पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट या कोई भी सरकारी कर्मचारी पर हमला करता है या उसे उसके कर्तव्य का पालन करने से रोकता है, बाधित करता है या उस पर आपराधिक बल यानी शारीरिक शक्ति का गलत इस्तेमाल का प्रयोग करता है। कब
ओ जब वह लोक सेवक किसी गैरकानूनी भीड़ अनलॉफुल असेंबली को तितर बितर करने की कोशिश कर रहा हो। ओ या जब वह किसी दंगे, रायट या झगड़े अफरे को दबाने की कोशिश कर रहा हो। ओ या अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो, यानी अपना काम कर रहा हो। सजा। ओ ऐसे व्यक्ति को 3 साल तक का कारावास, कैद हो सकता है। ओ या जुर्माना जो 25,000 रुपये से कम नहीं होगा। ओ या दोनों, कारावास और जुर्माना। ओ उदाहरण, एक पुलिस अधिकारी एक दंगा रोकने की कोशिश कर रहा है और भीड़ को तितर बितर होने के लिए कह रहा है। अगर कोई व्यक्ति उस पुलिस अधिकारी को धक्का देता है, उस पर पत्थर फेंकता है या उसे आगे बढ़ने से रोकता है, तो यह धारा 195 एक्ट के तहत अपराध होगा। 2. धारा 195 लोक सेवक को धमकाना या बाधित करने का प्रयास। क्या होता है? ओ जो कोई भी किसी लोक सेवक को धारा 195 में बताए गए तरीके से हमला करने की धमकी देता है। ओ या उसे बाधित करने का प्रयास करता है। ओ या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने की धमकी देता है। सजा। ओ ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। ओ या जुर्माना। ओ या दोनों। ओ उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति दंगा रोकने आए पुलिस अधिकारी को कहता है कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा या मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा, तो यह धारा 195 के तहत अपराध होगा। संक्षेप में, धारा 175 का मुख्य उद्देश्य लोक सेवकों को उनके कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करने के दौरान सुरक्षा प्रदान करना है, खासकर जब वे सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम कर रहे हों। जो कोई भी उन्हें शारीरिक रूप से रोकता है, हमला करता है या धमकाता है, उसे दंडित किया जाएगा। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के अधिकारी बिना किसी डर के अपना काम कर सकें। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 106 में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, जो विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी फैलाने और सद्भाव को नुकसान पहुंचाने से संबंधित है। इसे हेट स्पीच और ऐसे ही कार्यों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आइए इसे सरल हिंदी में समझते हैं। धारा 196 से धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के प्रतिकूल कार्य करना। यह धारा उन गतिविधियों को अपराध बनाती है जो समाज में विभिन्न समूहों, धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, समुदाय आदि के आधार पर के बीच नफरत, दुश्मनी या वैमनस्य पैदा करती है या सार्वजनिक शांति को भंग करती है। यह क्या क्या शामिल करती है, यानी ये चीज़ें अपराध होंगी। 1. दुश्मनी या नफरत फैलाना। ओ कोई भी व्यक्ति, चाहे वह बोलकर, लिखकर, इशारों से, तस्वीरों से या इलेक्ट्रॉनिक संचार जैसे सोशल मीडिया पोस्ट, मैसेज के जरिए या किसी अन्य तरीके से धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, समुदाय या किसी भी अन्य आधार पर विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच अशांति या दुश्मनी, घृणा या वैमनस्य की भावना को बढ़ावा देता है या बढ़ावा देने की कोशिश करता है। ओ उदाहरण, कोई भाषण देना, लेख लिखना या सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट डालना जो किसी खास धर्म या जाति के लोगों के खिलाफ नफरत या हिंसा भड़काते हों। 2. सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य। ओ कोई भी ऐसा कार्य करना जो विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सद्भाव, मेलजोल, आपसी समझ बनाए रखने के लिए प्रतिकूल, नुकसानदेह हो और जिससे सार्वजनिक शांति भंग होती हो या भंग होने की संभावना हो। ओ उदाहरण, किसी त्योहार के दौरान जानबूझकर किसी दूसरे समुदाय को उकसाने वाली हरकत करना जिससे दंगे भड़कने का खतरा हो। 3. हिंसा के लिए प्रशिक्षण या उकसाना। ओ कोई भी ऐसी कवायद, एक्सरसाइज, आंदोलन, मूवमेंट, ड्रिल या ऐसी ही कोई गतिविधि का आयोजन करना इस इरादे से कि उसमें भाग लेने वाले लोग आपराधिक बल या हिंसा का इस्तेमाल करेंगे या उसके लिए प्रशिक्षित होंगे। ओ या यह जानते हुए भी ऐसी गतिविधि में भाग लेना कि उसमें भाग लेने वाले आपराधिक बल या हिंसा का इस्तेमाल करेंगे या उसके लिए प्रशिक्षित होंगे। ओ यह गतिविधि किसी भी धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय के खिलाफ की जाती हो
और किसी भी कारण से ऐसे समूह या समुदाय के सदस्यों में डर, खतरा या असुरक्षा की भावना पैदा करती हो या पैदा करने की संभावना हो। उदाहरण, किसी विशेष समुदाय के खिलाफ हमला करने या हिंसा करने के लिए लोगों को इकट्ठा करके ट्रेनिंग देना। सजा, ऊपर बताए गए किसी भी अपराध के लिए 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। विशेष प्रावधान धारा 196 से 2। यदि यह अपराध किसी पूजा स्थल पर या किसी धार्मिक पूजा या समारोह में लगे किसी सभा में किया जाता है तो सजा 5 साल तक की कैद और जुर्माना भी होगा। आसान भाषा में, अगर आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च या किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाकर ऐसी हरकत करते हैं तो आपको और कड़ी सजा मिलेगी। संक्षेप में, धारा 196 का मुख्य उद्देश्य समाज में नफरत, भेदभाव और हिंसा फैलाने वाले तत्वों पर लगाम लगाना है। यह किसी भी रूप में, चाहे बोलकर, लिखकर या हरकत करके, विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने या सार्वजनिक शांति भंग करने के प्रयासों को गंभीर अपराध मानती है। धार्मिक स्थलों पर ऐसे अपराध करने पर और भी कड़ी सजा का प्रावधान है।